यस हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं पर्यावरण अध्ययन एनवायरमेंटल स्टडीज़ को। इसके कुछ प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस आज की क्लास में हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। आज जो सेशन हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं, जितने भी स्टूडेंट जो किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम यहाँ पर दे रहे हो, चाहे वो एस टेट है, एम पी टेट है, सी टेट है, उन सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा। बेसिकली कुछ प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस आज की क्लास में हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, साथ ही आपका ईवीएस का कंप्लीट कोर्स भी अवेलेबल है। जितने भी स्टूडेंट ईवीएस बैच के अंदर इनरोल करना चाहते हैं, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। यस, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, क्योंकि इससे पहले के क्वेश्चन नंबर 12 तक हम लोग प्रीवियस ही क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपका होमवर्क था, जिसे आपको कमेंट में आंसर करके बताना था, जिसमें ये पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस कंबाइन ऑल द टाइप ऑफ फुल मून। निम्नलिखित में से कौन से चंद्रमा पूर्णिमा के चांद के प्रकार हैं। मतलब पूर्णिमा को जो चंद्रमा दिखता है उसकी 4 कैटेगरी यहाँ पर बनाई गई है। वो 4 कैटेगरी है आपकी सुपर मून, ब्लड मून, ब्लू मून और हार्वेस्ट मून। तो सही ऑप्शन ये भी है। बाकी सारे क्यों गलत हो जाते हैं, क्योंकि इसमें एक हाफ मून दे रखा है जो गलत है, लूनार दे रखा है, ये गलत हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं अपन को जो है गलत ऑप्शन में पिंक और क्रॉप दिख रहा है, यहाँ पर हाफ दे रखा है, पिंक दे रखा है, लूनार दे रखा है, दैट्स व्हाई ये गलत है। 4 प्रकार के मून होते हैं, लेकिन किस मून का, किस चंद्रमा का क्या मीनिंग होता है और ये किस समय दिखाई देता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 1 बाय 1 करके अपन चारों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो, बेसिक कंसेप्ट, पूर्णिमा कब होती है। पूर्णिमा तब होती है जब चंद्रमा, पूर्णिमा मतलब पूरा चांद आपको कब दिखाई देगा, जब चंद्रमा का पृथ्वी की ओर वाला भाग सूर्य के द्वारा पूरे तरीके से प्रकाशित होगा तो हमें चांद दिखाई देगा। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, पूर्णिमा कहेंगे। असामान्य पूर्णिमा के कुछ अलग अलग प्रकार हैं, जिसमें ब्लड मून हो सकता है, सुपर मून हो सकता है, ब्लू मून हो सकता है और हार्वेस्ट मून यहाँ पर होता है। ठीक है, अब अपन इसका सबसे पहला प्रकार पढ़ लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा प्रकार है वो देखिएगा ब्लड मून है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि इसकी लाल चमक पर आधारित है। ब्लड मून मतलब ब्लड रेड कलर का होता है, तो ये कुछ रेड कलर का, प्योर रेड नहीं बट रेड कलर का थोड़ा ये दिखता है ना। तो लाल चमक पर ये आधारित है। यह ब्लड मून पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान दिखाई देगा। ठीक है, जब भी यहाँ पर चंद्र ग्रहण होगा उस दिन जो मून दिखेगा उसे हम लोग ब्लड मून कह सकते हैं। पूर्ण चंद्र ग्रहण के दौरान पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है। ठीक है, चंद्रमा जो है पृथ्वी का चक्कर काट रहा है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर काट रही है। तो एक परिस्थिति ऐसी आती है जहाँ पर चंद्रमा और सूर्य के बीच में कौन आ जाएगा, पृथ्वी आ जाएगी। इससे चंद्रमा सूर्य की रोशनी से क्या होगा, छुप जाएगा। ठीक है, सूर्य की रोशनी किस पर पड़ेगी, चंद्रमा पर पड़ेगी और वो हाइड हो जाएगा। ठीक है, जब ऐसा होता है तो चंद्रमा की सतह तक पहुंचने वाली एकमात्र रोशनी पृथ्वी के वायुमंडल के किनारों से होकर गुजरती है। ठीक है, पृथ्वी के वायुमंडल से हवा के अणु अधिकांश नीली रोशनी को बिखेर देते हैं। शेष प्रकाश लाल चमक के रूप में हमें चंद्रमा पर दिखाई देता है। चंद्रमा की सतह से क्या होगा, परावर्तित होगा, जिससे चंद्रमा रात के समय में लाल कलर का दिखाई देता है। बिल्कुल बेसिक सा कंसेप्ट है। चंद्र ग्रहण के दिन हमें ब्लड मून यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, ये कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो गया। ठीक है, अब ये क्या कर रहा है कि लाल चमक जो है, बाकी नीली रोशनी जो है उसको इसने क्या कर दिया, वापस से बिखेर दिया और शेष प्रकाश जो रहेगा लाल चमक के साथ चंद्रमा की सतह पर परावर्तित होगा, जिससे चंद्रमा आपको रेड दिखाई देगा। कभी कभी ब्लड मून का नाम इस्तेमाल उस चांद के लिए भी किया जाता है जो आसमान में धूल, धुएं या धुंध के कारण रेड दिखाई देता है, उसको भी ब्लड मून कहा जाता है। हालांकि द रियल रीजन इज चंद्र ग्रहण। ठीक है, चलिए, पहला मून हो गया। अब दूसरा है हमारा सुपर मून। सुपर मून हमें रात के समय आसमान में सामान्य से बड़ा चंद्रमा दिखाई देता है। अब इसके पीछे का क्या रीज़न है, सुपर मून का क्या कंसेप्ट है। सुपर मून सिर्फ इसलिए बड़ा दिखाई देता है क्योंकि पृथ्वी के थोड़ा सा करीब होगा। जब ये पृथ्वी के थोड़ा सा नज़दीक होगा तो ये थोड़ा बड़ा दिखाई देता है, अगर कंपैरिजन करें पूर्णिमा के, अदर पूर्णिमा जो यहाँ पर होगी उसके कंपैरिजन में। तो अगर ये पृथ्वी के ज़्यादा नज़दीक होगा तो हमें ज़्यादा बड़ा ही दिखाई देगा, इसलिए उसका नाम सुपर मून रखा गया है। ठीक है, खगोलविद जो होते हैं ये इसे क्या बोलते हैं, पेरेगियन पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। एक ऐसा चंद्रमा जो पूर्ण होता है और पृथ्वी के चारों ओर अपनी कक्षा में अपने सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट, अपने सबसे निकटतम बिंदु पर रहेगा। ठीक है, तीसरा जो होता है ब्लू मून, है ना, जो मैंने आपको बोला था कि एक ईडियम भी है।
ठीक है, नीला चांद नीले रंग का नहीं होता है, जस्ट एक नाम इसको यहाँ पर दिया गया है। वास्तव में नीला चांद नियमित मासिक पूर्णिमा से अलग नहीं दिखता है, बल्कि ब्लू मून इसलिए खास है क्योंकि यह 4 पूर्णिमा वाले मौसम में एक अतिरिक्त चंद्रमा है। कैसे? ऐसे आमतौर पर ये हर 2.5 साल में ही यहाँ पर दिखता है। हर 2.5 साल के अंतराल में ये आपको यहाँ पर दिखाई देगा, इसीलिए मतलब इतने सालों में हम लोग को दिखता है, तो अपन बोलते हैं क्या ईद का चांद हो रहे हो, इस तरीके से, राइट। ऐसे आमतौर पर हर 2.5 साल में ही दिखाई देगा। 1940 के दशक से ब्लू मून शब्द का इस्तेमाल कैलेंडर महीने में दूसरी पूर्णिमा के लिए भी किया गया है, और आइडियली ये हर 2.5 साल में जो चंद्रमा दिखता है वो ब्लू मून यहाँ पर रहेगा, ठीक है, और वैसा ही दिखता है, और ऐसा कोई पर्टिकुलर ब्लू कलर इसका नहीं होता है, ठीक है। चलिए, अगला जो होता है शरद चंद्र, या जिसे हार्वेस्ट मून के नाम से भी जाना जाता है। हार्वेस्ट मून शब्द का अर्थ है पूर्ण चमकीला चंद्रमा, जो शरद ऋतु की शुरुआत में सबसे करीब होता है। शरद ऋतु की शुरुआत होगी तो जो पहली पूर्णिमा आएगी उसको हार्वेस्ट मून के नाम से जाना जाएगा। यह नाम बिजली से पहले के समय में होता था, जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, है ना, तो उस समय जो है इस शब्द का प्रयोग किया गया था, जब किसान देर रात तक अपनी फसल काटने के लिए चंद्रमा की रोशनी पर निर्भर होते थे। देर रात तक क्योंकि हार्वेस्टिंग का समय आ जाता है, ठीक है, तो फसल काटने के लिए वो चंद्रमा की रोशनी पर आश्रित होते थे कि चलो अभी रोशनी है, तब तक हम लोग रात में भी फसल काट सकते हैं। चंद्रमा की रोशनी विशेष रूप से पतझड़ के दौरान महत्वपूर्ण थी, जब फसल बड़ी होती है और उसको कटाई हार्वेस्टिंग का समय रहता है। तो इस तरीके से आपके ब्लड मून, सुपर मून, हार्वेस्ट मून और ब्लू मून फेमस हो गए हैं। ओके, तो अभी पूछा गया था कि कौन कौन से चंद्रमा के ये 4 प्रकार हो गए पूर्णिमा के, तो ये 4 प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इन विच ईयर डिड द यूएसए लॉन्च देयर फर्स्ट सैटेलाइट। संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपना पहला उपग्रह किस वर्ष में लॉन्च किया था? 68 में, 58 में, 51 में या फिर 60 में? तो 58 में, 31 जनवरी 1958 को इन्होंने सबसे पहले अपना अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजा था, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपको ध्यान होगा, हमने अल्फ़ाबेटिकली कंट्री वाइज जो है सारी चीज़ें देख ली है, ठीक है। तो प्रीवियस सारे सेशंस विजिट करिएगा कि कौन सी कंट्री का पहला सैटेलाइट था, किस साल छोड़ा था, उसके पास अभी क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल है ना, कि अपने खुद का लॉन्चिंग व्हीकल है कि नहीं है ना, वो सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी कई सारे सेशन के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो आप प्लेलिस्ट को जब शुरू से विजिट करेंगे तो आपको सारे ही सेशंस मिल जाएंगे। ओके, तो प्लेलिस्ट EVS 2024 करके प्लेलिस्ट बना दी गई है, उसे आप ज़रूर से विजिट करिएगा, ठीक है। तो एक्सप्लोरर 1 संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा पहला सफलतापूर्वक प्रक्षेपित उपग्रह है, जिसे 31 जनवरी 1958 को अंतरिक्ष में भेजा गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी ज्वालामुखी सामग्री के अपक्षय से बनती है, ठीक है। ऑप्शंस देखना, जेलीसोल्स, हिस्टोसोल्स, एंडीसोल्स और स्पोडोसोल्स। अगर इन जनरल बात करोगे तो आप आंसर क्या करके आओगे? काली मिट्टी करके आओगे, क्योंकि ज्वालामुखी सामग्री के अपक्षय से कौन सी मिट्टी बनती है? काली मिट्टी यहाँ पर बनती है। और अगर मैं इन सारे ऑप्शंस में से बात करूँ तो आंसर क्या हो जाएगा? एंडीसोल्स हो जाएगा। ये जापानी वर्ड है, मीनिंग काली मिट्टी ही है इसका। तो इस कैटेगरी में भी अपन आज सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं। काली मिट्टी जिसे रेगुर मिट्टी या काली कपास मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कपास की फसल इसी में होती है। डेक्कन पठार पर लावा जैसे ज्वालामुखी चट्टानों के अपक्षय से ये बनी है। मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के हिस्सों में ये पाई जाएगी। गहरे काले रंग से भूरे रंग तक की ये हो सकती है। चिकनी, गहरी और अभेद्य यहाँ पर होती है। गीली होने पर फूल जाएगी, चिपचिपी हो जाएगी, और सूखने पर हम लोग बोल सकते हैं थोड़ा ये सिकुड़ जाती है। शुष्क मौसम के दौरान चौड़ी दरारें विकसित हो जाती है। नमी बनाए रखने के लिए ये लंबे समय तक नमी को स्टोर करके रख सकती है, और शुष्क मौसम के दौरान फसलों को जीवित रखने में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान होगा, ठीक है। रासायनिक संरचना काली मिट्टी की अगर केमिकल स्ट्रक्चर की बात करें, चूना, लोहा, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम से भरपूर, लेकिन फास्फोरस, नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थों की इसमें कमी होती है, ठीक है। और ज्वालामुखी जमा मैग्नीशियम, पोटेशियम जैसे तत्व जो है इसमें भरपूर मात्रा में पाए जाएंगे। इसे बेहद उपजाऊ मिट्टी माना जाता है। राख की पतली परतें प्राकृतिक उर्वरकों के रूप में यहाँ पर काम करती है, ठीक है। जो राख की परत होगी वो एज अ हम लोग बोल सकते हैं प्राकृतिक उर्वरक जो होते हैं उसकी तरह यहाँ पर मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखने के लिए कार्य करती है, ठीक है। अब जो ऑप्शंस दिए गए थे उसके बेसिस पर यदि हम लोग बात करें तो हमारा आंसर क्या हो रहा है? एंडीसोल्स हो रहा है। तो बाकी सारे ऑप्शंस भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है अपना गैलीसोल। ये मिट्टी या तो स्थायी रूप से जमी हुई रहती है या फिर सतह के पास परमाफ्रॉस्ट के सबूत इसमें पाए गए हैं। ये नाम लैटिन शब्द जेलारे से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है जमना। तो ये जमीन इस तरीके से जमी हुई पाई जाती है। जेलीसोल आर्कटिक और अंटार्कटिका में ऊंचे ऊंचाई पर पाई जाएगी, मतलब अधिक ऊंचाई पर ये पाई जाती है।
वे दुनिया की ग्लेशियर मुक्त भूमि सतह का लगभग 9% हिस्सा यहाँ पर क्रिएट करेगी। ठीक है, तो अधिकतर आप बोल सकते हैं अगर ग्लेशियर को स्किप कर दिया जाए तो पूरी पृथ्वी का या पूरी दुनिया का हम लोग बोले तो 9% हिस्सा जो है गैलीसॉल मिट्टी ने कवर कर रखा है। फिर दूसरा ऑप्शन आ जाता है हिस्टोल। हिस्टोसॉल, ये मिट्टी ऊपरी हिस्से में कार्बनिक पदार्थ की एक मोटी परत बना देती है। ठीक है, जिसमें आपको कार्बनिक पदार्थ मिल जाएंगे। तीसरा एंडीसॉल है, जो अभी आपका आंसर भी था। ये मिट्टी राख जैसे अपक्षयी ज्वालामुखी पदार्थों से बनती है। इन मिट्टी में खनिज की क्रिस्टलीय संरचना काफ़ी खराब होती है। और लास्ट ऑप्शन जो था आपका स्पोडोसॉल, ये मिट्टी आमतौर पर आर्द्र क्षेत्रों में जो शंकुधारी जंगल के नीचे मोटे बनावट वाले और जमाव वाले क्षेत्रों में ये दिखेगी। जो शंकुधारी जंगल होते हैं, है ना, ये अक्सर अम्लीय और बंजर होती है और दुनिया की बर्फ मुक्त भूमि सतह का लगभग 4% हिस्सा इस मिट्टी के द्वारा, स्पोडोसॉल के द्वारा कवर किया गया है। ठीक है, तो ये 4 अगर ऑप्शंस देखे जाए तो ये चारों उनके मीनिंग हो गए। आकृति के हिसाब से भी आप, इनके स्ट्रक्चर के हिसाब से भी आप इसको देख सकते हैं। जैसे फर्स्ट वाला जो दे रखा है हिस्टोसॉल अपन को दे रखा है, दूसरा गैलीसॉल है ये। ठीक है, ये आर्फीसॉल अपन यहाँ पर, एल्फीसॉल अपन यहाँ पर देख सकते हैं। और फोर्थ वाला जो डायग्राम आपको स्क्रीन पर दिख रहा है मॉलीसॉल्स हो गया, है ना, ये यूटीसॉल हो गया और ये ऑक्सीसॉल्स हो गया। ठीक है, स्ट्रॉन्ग वेदरिंग मतलब गर्म मौसम में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस मिट्टी में नमक की मात्रा अधिक होती है? जो खारी मिट्टी है, रेगिस्तानी है, काली है या जलोढ़ है? तो सैलाइन सॉइल या खारी मिट्टी में नमक की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, अगर हम लोग बोले सोडियम क्लोराइड के साथ साथ इसमें सोडियम सल्फेट भी अधिक मात्रा में पाया जाता है। हर कोई पौधा इस मिट्टी में सर्वाइव नहीं कर पाता है, केवल जो खारे पानी वाले पौधे होते हैं वो खारी मिट्टी में इस तरीके से सर्वाइव कर पाते हैं। ठीक है, तो आंसर अपना ऑप्शन नंबर 1 हो गया। लवणीय मिट्टी में घुलनशील लवणों की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जो पौधों की वृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। लवणीय मिट्टी में मुख्य लवण सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट पाए जाते हैं, लेकिन इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम क्लोराइड और सल्फेट भी हो सकते हैं। मतलब कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट, जो अपन वो वाला डिफरेंस समझते थे, आपको याद आ रहा होगा, कठोर पानी, हार्ड वाटर वाला जो अपन समझते थे। ठीक है, तो इसी तरह उसमें भी कैल्शियम, मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट उपस्थित होते हैं। किसमें? लवणीय मिट्टी में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ जल का संसाधन हो सकता है? नदी, महासागर, समुद्र या फिर पुल? तो स्वच्छ जल के संसाधन में हम लोग कंसीडर कर सकते हैं नदी को। ये स्वच्छ जल का सबसे बेस्ट रिसोर्स यहाँ पर रहेगा। ठीक है, और पीने लायक हम लोग बोल ही सकते हैं, क्योंकि समुद्र को अपन को वहाँ पर रिमूव करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से कौन सी मानव निर्मित झील नहीं है? इनमें से मैड मेड नहीं है, मतलब जो नेचुरल है, जो प्रकृति ने बनाई है। इसमें भोजताल हो सकता है, जयसंबंध हो सकता है, हीराकुंड हो सकता है या फिर डल लेक होता है। तो इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डल लेक। डल लेक एक प्रकार से नेचुरल लेक हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो एक बार इन शॉर्ट अपन फटाफट से कुछ लेक की यदि बात करें, जो मोस्ट कॉमन यहाँ पर है ना, तो आप देख सकते हैं वुलर झील जम्मू कश्मीर की, डल हो गई, नैनीताल हो गई, भीमताल हो गई, लोकटक हो गई मणिपुर की। ठीक है, बारापानी सांबर झील हो गई, चिल्का हो गई। ठीक है, सांभर हो गई, पुलिकट हो गई। ये सब क्या है? नेचुरल है, प्राकृतिक है। जो मनुष्यों के द्वारा क्रिएट की गई है, मैन मेड है, वो गोविंद सागर हो गई, राणा प्रताप हो गई, निजाम सागर हो गई, नागार्जुन सागर हो गई, हीराकुंड हो गई। ये सब मनुष्यों के द्वारा बनाई गई है। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा सरल उपकरण है जिसका उपयोग खरपतवार हटाने और मिट्टी को ढीला करने के लिए किया जाता है? खरपतवार को हटाना चाहते हैं, मिट्टी को लूज करना चाहते हैं, तो हम लोग हल का, कुदाली का, कल्टीवेटर का और जो पाटल होता है ना, उसका प्रयोग, लेवलर जो होता है उसका प्रयोग यहाँ पर करेंगे। तो बेसिकली कुदाली के माध्यम से खरपतवार को हटाया जा सकता है, वीड्स को रिमूव किया जा सकता है और मिट्टी को लूज करने के लिए भी हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ये वैसे इसमें आपको दिख रहा होगा कुछ लेक के नाम दे रखे हैं। ठीक है, किस प्रकार से ये बनी हुई है, कौन से पानी की है, फ्रेश वाटर है, सॉल्टी है, किस प्रकार से, इनका साइज़ कितना है ये दे रखा है और कौन से राज्य में है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, जैसे चिल्का की अगर अपन बात करें, डल लेक होगी जम्मू कश्मीर में, फ्रेश वाटर की है। हरिका लेक की बात करें, हुसैन सागर की बात करें, कोलेरू की बात करें, लोकटक मणिपुर की हो गई, है ना, मोकामा पोंग डैम हिमाचल प्रदेश का। तो ये आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो एक बार आप ज़रूर से पढ़ लेना इसको। जैसे सांबर खारे पानी की झील हो गई। ओके,
क्वेश्चन देखना, अब कुछ क्रिकेट वाले क्वेश्चन हैं, जिन्हें पसंद है उनके लिए अच्छा है, लेकिन जिन्हें नहीं पसंद है उनके लिए थोड़ा सा हेक्टिक ही रहेगा, क्योंकि थोड़े डिटेल में क्वेश्चन है। आईपीएल के इतिहास में सबसे लंबा छक्का लगाने का रिकॉर्ड जो है किस क्रिकेटर के नाम है? एलबी मॉर्केल के नाम पे, क्रिस गेल, एडम गिलक्रिस्ट के नाम से, या फिर युवराज सिंह के नाम से। ठीक है, तो आईपीएल के इतिहास में सबसे लंबा छक्का लगाया गया था 2008 के अंदर। ठीक है, और एलबी मॉर्केल के द्वारा लगाया गया था। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, एक बार इनका पूरा जान लेते हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार आईपीएल इतिहास में सबसे लंबा छक्का लगाने का रिकॉर्ड एलबी मॉर्केल के नाम पर है, जिन्होंने 2008 में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हुए, 2007 में आपका आईपीएल स्टार्ट हुआ था, राइट। आईपीएल के पहले सीजन में 125 मीटर का छक्का यहाँ पर लगाया था। खिलाड़ी नाम क्या है? एलबी मॉर्केल है। दूरी 125 मीटर का इन्होंने छक्का लगाया था, 2008 में लगाया था। और किस टीम के लिए खेल रहे थे? चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। अगला क्वेश्चन देखना, हु वॉज द चैंपियन ऑफ आईएसएल 2021? आईएसएल 2021 का चैंपियन यहाँ पर कौन है? अब ये जो आईएसएल है, इंडियन सुपर लीग के नाम से इसको जाना जाता है, ये फुटबॉल की लीग है ना। अब ये एटीके मोहन बागान है ना, ये कुछ अपने यहाँ की टीम्स है, केरल ब्लास्टर्स, मुंबई सिटी एफसी या फिर गोवा एफसी के द्वारा यहाँ पर जीता गया था। तो ये मुंबई सिटी एफसी के द्वारा यहाँ पर खेला गया था। भारत का एक व्यावसायिक फुटबॉल लीग है। लीग में पूरे भारत से 12 टीमें खेलती है। अगस्त से, हम लोग बोल सकते हैं मई अगस्त से ये खेला जाता है। ठीक है, और फाइनल्स में श्रृंखला का विजेता यहाँ पर घोषित किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुछ पेडागोजिकल क्वेश्चन भी है इसके अंदर। अवलोकन विधि के माध्यम से छात्र कैसे सीख सकता है? सिमिलरिटीज ऑफ द ऑब्जेक्ट और डिससिमिलरिटीज ऑफ द ऑब्जेक्ट, वस्तुओं की समानता और असमानता से सीखता है क्या? अगर बच्चा ऑब्जर्वेशन कर रहा है तो डेफिनेटली इन दोनों के माध्यम से वो सीख सकता है। ठीक है, जैसे कि अगर एक छोटा बच्चा यहाँ पर सीख रहा है तो मैंने उसको कुछ आकार यहाँ पर दिए, ट्रायंगल दे दिया है, सर्कल यहाँ पर दे दिया है, रेक्टेंगल दे दिया है, और सारी चीज़ें दे दी। तो इन दोनों में समानता के आधार पर ट्रायंगल जैसी जो चीज़ें हैं उनको अलग कर ले, ओवल को अलग कर ले, इस तरीके से। तो दोनों बेसिस पर सीख सकता है। आंसर क्या हो जाएगा? सी, बोथ 1 और 2। अगला क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से कौन सा अन्वेषण विधि के चरण में नहीं आता है? जो डिस्कवरी मेथड होती है कि बच्चे को जब भी सीखना हो तो वो डिस्कवर करके, खुद से चीज़ों को रिसर्च करके सीखे, खुद से अन्वेषण करके, खोज करके सीखे, राइट। तो सेम अपना ह्यूरिस्टिक मेथड के लिए भी होता है ना, उसमें भी बच्चा खुद से ही रिसर्च करता है। आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, सबसे पहले समस्या को पहचान करना, उस पर अवलोकन और प्रयोग करना। तीसरा ऑप्शन आपका ट्रेनिंग है, और फोर्थ मूल्यांकन है। तो देखो, इसमें ट्रेनिंग का कोई काम नहीं है। जब आप अन्वेषण खोज कर रहे हो तो उससे पहले आपको ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका ट्रेनिंग हो जाएगा। ठीक है, तो एक जनरल है, ऐसे अलग अलग जगह आपको अलग अलग स्टेप्स मिलेगी। तो एक बेसिक और जनरल स्टेप की बात करें तो सबसे पहले स्टिमुलेशन, आपके पास जो भी उद्देश्य है आप उसको देखें, जो भी उद्दीपक आपके पास है, ठीक है, उसके कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें कि ये क्या है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट लें कि इसको अपन कैसे इसके साथ डील कर सकते हैं। ठीक है, डेटा को कलेक्ट करें, जहाँ जहाँ से भी आप डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं उसको प्रोसेस करें, उसको वेरीफाई करें, देन आप उसको सामान्यीकरण यानी कि जनरलाइजेशन करें। तो इस तरीके से कुछ 6 स्टेप होती है डिस्कवरी मेथड के लिए, डिस्कवर करने के लिए। ठीक है, स्टिमुलेशन, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, डेटा को कलेक्ट करना, डेटा को प्रोसेस करना, वेरीफाई करना और जनरलाइज करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम हेतु भ्रमण का स्थान हो सकता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ प्लेस ऑफ विजिट फॉर लर्निंग? अ वॉक अराउंड द स्कूल ग्राउंड, एक स्कूल ग्राउंड के अराउंड वॉक करवाई जा रही है बच्चों से, स्कूल के मैदान के चारों ओर घुमाया जा रहा है, तो प्रकृति की पूरी जानकारी मिल जाएगी। और आसपास अगर नदी, झील है, तालाब कुछ है, पानी पीने के स्रोत है, स्कूल है, या XYZ आसपास जो भी चीज़ें, उससे बच्चों को सिखाया जा सकता है, तो ईवीएस पढ़ने में हेल्प मिल जाएगी। अगर आप म्यूजियम लेकर जा रहे हैं तो उससे भी हेल्प मिल जाएगी। तो हम लोग बोल सकते हैं दोनों ही चीज़ें यहाँ पर सपोर्ट करेगी। अगला क्वेश्चन देखना, ये वाला हो गया। अगला देखना 25, ओजोन क्षेत्र सामान्यतः वर्ष के किस समय में दिखाई देता है? ठीक है, तो अभी प्रीवियस जो सेशन हुआ था उसमें हमने देखा था दक्षिणी गोलार्ध में दिखाई देता है, उत्तरी गोलार्ध में मार्च अप्रैल में दिखाई देता है, दक्षिणी गोलार्ध में ये अपना अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा और अक्टूबर की स्टार्टिंग तक दिखाई देगा। ठीक है, तो अभी अपन को नॉर्मल पूछा है, नॉर्थन और साउथर्न की बात नहीं करी है, मतलब उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध की बात नहीं करी है। दिसंबर से जनवरी, अप्रैल से जून, अगस्त के अंत और अक्टूबर की शुरुआत तक, मई के अंत से जुलाई की शुरुआत तक। तो अगेन सी आंसर आपका करेक्ट है, अगस्त के अंत से ये स्टार्ट होता है और अक्टूबर की स्टार्टिंग तक जो है ओजोन छिद्र हमको यहाँ पर दिखाई देता है।
ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में ही ये दिखता है, स्प्रिंग के समय, वसंत के समय ये दिखता है, उसके बाद ये इनविजिबल हो जाता है। ठीक है, तो हर साल अगस्त से अक्टूबर के आसपास ये दिखाई देता है और सबसे महत्वपूर्ण सितंबर और अक्टूबर की शुरुआत में अंटार्कटिका में ये दिखाई देता है। ठीक है, मुख्य रूप से अंटार्कटिका के ऊपर ही है। सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे मानव निर्मित रसायनों से निकलने वाले क्लोरीन और ब्रोमीन परमाणुओं से जुड़ी रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण ये प्रोसेस यहाँ पर होती है। और अगर मैं ध्रुवीय भंवर की भी यहाँ पर बात करूँ, है ना, पोलर वाले की भी यहाँ पर बात करें, तो ओजोन छिद्र का एक मजबूत ध्रुवीय भंवर इसके भीतर यहाँ पर बनता है, जो वसंत के दौरान अंटार्कटिका के ऊपर इन रसायनों को फंसाता है। देखो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर क्रिएट होता है। पोलर वॉर्टेक्स ध्रुवीय भंवर की यहाँ पर बात करें, सर्दी के समय ये कुछ इस तरीके से रहता है। ठीक है, सर्दी के समय में ये इस तरीके से रहेगा, तेज हवाएं वगैरह वहाँ पर चलती है। और अगर मैं बात करूँ डिसरप्टिव, ये कुछ इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, ये बेसिकली हम लोग हवा का बहाव यहाँ पर कह सकते हैं, तेज हवा के बहाव के कारण इस तरीके से पोलर वॉर्टेक्स क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। आईसीटी कैन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन, आईसीटी का रोल कहाँ कहाँ पर रहेगा। सबसे पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत अधिगम और शिक्षण में रहेगा, सामूहिक अधिगम और शिक्षण में रहेगा। तो अगर इंडिविजुअल स्टडी कर रहे हो, लर्निंग कर रहे हो, टीचिंग कर रहे हो, तो भी आईसीटी इंपॉर्टेंट है ना, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और अगर ग्रुप लर्निंग कर रहे हो तो भी इम्पॉर्टेंट है। तो अगेन आंसर क्या हो गया, बोथ 1 and 2 दोनों ही जगह ये इम्पॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में चार्ट का उपयोग करने का लाभ नहीं है। अगर आप क्लासरूम में बच्चों को चार्ट के थ्रू पढ़ाते हैं तो उसका एडवांटेज क्या नहीं होगा। ये छात्रों के बीच में रुचि को पैदा करेगा, ये एक नज़र में विचार या आइडिया स्पष्ट कर देगा। आकार कोई भी हो, चार्ट कक्षा के किसी भी स्थान से हमेशा स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। और चार्ट जो है विचार निर्माता होता है। तो देखो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, तो आप सबसे पहले क्या करो, एटलीस्ट इसके बेनिफिट समझ लो, है ना। अगर देखो क्लास में चार्ट, आप क्लासरूम के अंदर गए, वहाँ पर आपने मैप लगा रखा है, चार्ट वगैरह लगा रखे हैं जो ह्यूमन बॉडी का पूरा डिटेल बता रहे हैं, सारी चीज़ें, तो बच्चों को इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। ये आंसर आपका मतलब हो गया कि ये आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि अपन को लाभ नहीं है, नेगेटिव बताना था। एक नज़र में विचार या आइडिया स्पष्ट कर देगा, जैसे ही बच्चा डायग्राम देखेगा उसके आइडियाज़ क्लियर हो जाएंगे, अच्छा इसके पीछे का ये कंसेप्ट है, काइंड ऑफ। ठीक है, चार्ट जो है बच्चों के थॉट बिल्ड करता है, थॉट प्रोसेस को बढ़ावा देता है, तो ये भी हो सकता है। अब ये इसका बेनिफिट नहीं बोल सकते कि आकार कोई भी हो, चार्ट कक्षा के किसी भी स्थान से हमेशा स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। अगर बच्चा बहुत पीछे बैठा है, उसके बहुत लेफ्ट में बैठा है, तो थोड़ी सी मतलब पॉसिबिलिटी है कि डिफ़िकल्टीज़ हो सकती है। तो क्या बेनिफिट नहीं है, सी को अपन बेनिफिट के रूप में नहीं ले सकते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करेगा चार्ट की साइज़ के ऊपर कि चार्ट आप किस साइज़ का ले रहे हैं। ओके, अगला देखिएगा, ऑल इंडिया रेडियो समाचार जो है, ऑल इंडिया रेडियो से पहला समाचार बुलेटिन किस वर्ष में प्रकाशित किया गया था, 31, 33, 35 या फिर 37 के अंदर। तो इन चारों ऑप्शन के हिसाब से देखें तो क्या आंसर आपको लगाना चाहिए, क्योंकि जो सही आंसर है वो तो 36 है, 1936 में हुआ था। ठीक है, तो अभी हमारे पास 35 और 37 है, तो आप 35 ज़रूर से लगा लेना अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। पहला समाचार बुलेटिन जो 1936 में ऑल इंडिया रेडियो से प्रसारित किया गया था, 19 जनवरी 1936 को ये प्रसारित हुआ था। ठीक है, इनकी ऑफिशियल साइट से ही ये लिया गया है। 8 जून 1936 को भारतीय राज्य प्रसारण सेवा का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया और उस तारीख के कुछ समय पहले दिल्ली स्टेशन से पहला समाचार बुलेटिन को प्रसारित यहाँ पर किया गया था। तो उस बेसिस पर अगर अपन आंसर करें तो 1935 कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसे देखें तो तारीख है 19 जनवरी 1936, स्टेशन दिल्ली, और मूल नाम था इसका भारतीय राज्य प्रसारण सेवा, जिसको ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन कर दिया गया। अगला देखना, निम्नलिखित में से कौन एक प्रतिबंधित प्रतिक्रिया प्रकार का परीक्षण पद नहीं है। ठीक है, इसमें पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेस्ट्रिक्ट रिस्पॉन्स टाइप टेस्ट आइटम। ओके, अब इसमें अगर अपन ऑप्शंस देखें तो प्रतिबंधित प्रतिक्रिया मतलब जहाँ पर बच्चों को प्रतिबंधित नहीं किया गया, तो फिर क्या किया गया, जहाँ पर बच्चे अपने विचार खुलकर प्रेजेंट कर सकते हैं, काइंड ऑफ यही चीज़ होगी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखना, रेडियो की तुलना में टेलीविज़न के 2 फायदे। तो यहाँ पर बच्चे को सिर्फ 2 फायदे बताने, मतलब रेस्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट हो गया। ठीक है, समझ रहे हो, जहाँ पर क्लोज एंडेड क्वेश्चन आप इसको कह सकते हो, जहाँ पर लिमिटेड आंसर होंगे। अपने पालतू जानवर के प्रति अपनी भावनाओं का 50 शब्दों में वर्णन करना, क्लोज एंडेड हो गया। ठीक है, एक लिमिटेड वर्ड्स हो गए।
तीसरा ऑप्शन देखते हैं, प्रयोगशाला में CO2 गैस की तैयारी का वर्णन करना। CO2 गैस की तैयारी का वर्णन करना मतलब बच्चा अपने विचार रखेगा। और नीचे दिए गए स्थान में ग्लोबल वार्मिंग के कारण बताइए, तो वो फिर लिमिटेड हो गया, स्थान दे रखा है मतलब लिमिटेड वर्ड्स में अपन को बताना है। तो प्रतिबंधित प्रतिक्रिया कौन सी नहीं है, यानी कि जहाँ पर बच्चा खुलकर अपने विचार रख सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे समझ में। अगला क्वेश्चन देखना, जिस आकलन का उद्देश्य व्यक्तिगत विविधताओं, जरूरतों, उपलब्धि पर अधिक ध्यान केंद्रित करना होता है, उसे निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है। इसमें पूछा गया है कि हम लोगों को क्या करना है, मोर फोकस्ड होना है, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस्ड बच्चों का किस चीज़ पर रहेगा, इंडिविजुअल वेरिएशंस के ऊपर, उसके अचीवमेंट के ऊपर। मतलब हम लोग बच्चे का जो एनालिसिस करना चाहते हैं वो पूरा डिटेल में करना चाहते हैं। इसे इनफॉर्मल असेसमेंट, ऑब्जेक्टिव असेसमेंट, सब्जेक्टिव असेसमेंट या फिर इसे क्राइटेरिया रेफरेंस्ड बोला जाएगा। तो देखो, जब भी डिटेल में असेसमेंट करना होता है तो वो सब्जेक्टिव होता है, और कुछ फिक्स चीज़ों के साथ करना होता है तो उसे ऑब्जेक्टिव आप कह सकते हैं। ठीक है, तो अभी करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुछ और पेपर के क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन तुलनात्मक रूप से स्वच्छ ईंधन है। क्लीनर, इन चारों में अगर कंपैरिजन करें तो क्लीनर कौन सा हो जाएगा। ठीक है, कोल हो सकता है, डीजल हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है या फिर नेचुरल गैस। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि स्वच्छ है, तो स्वच्छ में अपना नेचुरल गैस हो जाएगा, इन तीनों से अगर अपन कंपेरिजन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राइजो फिल्ट्रेशन क्या होता है। ये एक इनोवेशन है, टेक्नोलॉजी ऑफ एयर पोल्यूशन है, टेक्नोलॉजी ऑफ वाटर बायो रिमिडेशन है या फिर डिफॉरेस्टेशन मेथड है। तो बेसिकली राइजो फिल्ट्रेशन क्या होती है, जहाँ पर जल निकाय या वाटर रिसोर्सेज होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रदूषित होते हैं, तो उस प्रदूषित पानी में से जितने भी अशुद्धियाँ हैं, इम्प्योरिटीज़ है, जस्ट लाइक उसमें बहुत हैवी मेटल्स अवेलेबल हैं, आर्सेनिक हो गया, कैडमियम हो गया, सीसा हो गया, तो उसको रिमूव करने के लिए क्या किया जाता है, प्लांटेशन किया जाता है। और प्लांटेशन भी वो वाले किए जाते हैं जो हमें क्या देंगे, अधिक से अधिक मात्रा में उस पानी से उस अशुद्धि को दूर कर देंगे। ठीक है, तो राइजो फिल्ट्रेशन क्या होता है, जल जैवोपचार की एक टेक्निक होती है, पानी को प्योरीफाई करने की एक टेक्निक होती है। ठीक है, इसमें कुछ स्टेप्स को फॉलो किया जाता है ना। बेसिकली आप समझ सकते हैं कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी है, हम लोग वहाँ पर क्या करेंगे, कुछ पौधों को लगाएंगे, और ऐसे पौधों को लगाएंगे जिनकी जड़ें उस पानी से जितनी भी हैवी मेटल्स है उनको क्या कर ले, अवशोषित कर ले। ठीक है, उसके बाद उन पौधों को जब वो बड़े हो जाएंगे, जब वो अशुद्धि सारी रिमूव कर लेंगे, उसके बाद उन पौधों को काट लिया जाएगा और वहाँ से नष्ट कर दिया जाएगा। क्योंकि उन पौधों को यदि दूसरे जीवों के द्वारा उसका सेवन किया जाता है या उस पर लगने वाली जो भी चीज़ है उसका मनुष्य सेवन करता है, तो वो सारे मेटल, वो सारी इम्प्योरिटीज़ मनुष्य के अंदर आ जाएगी, उन जानवरों में चली जाएगी, जो उनके लिए भी हानिकारक होगा, तो उनको काट कर कंप्लीटली खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये टेक्निक होती है राइजो फिल्ट्रेशन की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। इन तीनों में से कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो इन तीनों में से देखें तो मॉलिब्डेनम जो होता है, दैट इज एमओ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया में प्रत्येक में एक ही एंजाइम नाइट्रोनेजेन का उपयोग किया जाता है। नाइट्रोजेनेज जो होता है, एंजाइम के मूल में मॉलिब्डेनम पाया जाता है, मॉलिब्डेनम का एक परमाणु होता है जो इस रिएक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन का आंसर करना। कारगिल युद्ध विनाश के बाद 2016 में IUCN की लुप्तप्राय सूची में से किस जंगली जानवर को जोड़ा गया था। ठीक है, लुप्तप्राय एंडेंजर्ड लिस्ट जो होती है, मतलब वो जो है विनाश के करीब है या फिर उनकी प्रजाति खत्म होने वाली है। इसमें हिमालयन ब्राउन बियर हो सकता है, ब्लैक बक हो सकता है, अफ्रीकन चीते हो सकते हैं या फिर बंगाल टाइगर हो सकता है। तो इसमें रखा गया था हिमालय ब्राउन बियर को। ठीक है, क्योंकि इसका जो है बहुत मिसयूज़ यहाँ पर हो रहा था, इसके फर वगैरह जो होते थे, इसके नाखून वगैरह बेचकर जो है पैसा कमाया जा रहा था, है ना। तो इनको बचाने के लिए एंडेंजर्ड लिस्ट के अंदर इसको सम्मिलित किया गया। और IUCN क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ब्राज़ील अमेजन वर्षा वनों में पेड़ों की लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती है, तो 12,000 से ज़्यादा प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, क्लियर है डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द एपिडर्मिस ऑफ ब्लैंक इज कॉल्ड द राइजोडर्मिस। ठीक है, पूछा क्या गया है कि द एपिडर्मिस ऑफ ब्लैंक, किसकी एपिडर्मिस को राइजोडर्मिस भी कह सकते हैं। जड़ हो सकती है, तना हो सकता है, लीफ हो सकता है या फिर फ्रूट हो सकता है। तो जो रूट का एपिडर्मिस होता है
को हम लोग क्या कहते हैं, एपिडर्मिस मतलब बाहरी लेयर या फिर आउटर लेयर, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, राइजोडर्मिस भी कह सकते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तो राइजोडर्मिस जड़ की एपिडर्मिस, जिसको हम लोग एपिबैलम भी कहते हैं, जो जड़ की सबसे बाहरी प्राइमरी सेल लेयर होती है ना, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है अपना एपिडर्मिस। ठीक है, ये हो गया अपना सबसे बाहरी लेयर, क्या हो गई, एपिडर्मिस हो गई। और इस पर जो उगते हैं, जो सबसे बाहरी लेयर है, और ये वाला जो जोन है जिसको डिफरेंशिएशन जोन के नाम से जाना जाता है, या फिर हम लोग इसको मैच्योरिटी जोन के नाम से भी जानते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसी पर सबसे ज़्यादा रूट हेयर पाए जाते हैं। अगर एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि जड़ बाल कहाँ पर पाए जाते हैं, या रूट हेयर जड़ में किस हिस्से में पाए जाते हैं, तो ये वाला ऊपरी वाला जो हिस्सा है, इसको मैच्योरिटी जोन के नाम से जाना जाता है, इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, ये मिडिल वाला जोन है। और एक क्वेश्चन और ये पूछा जा सकता है कि रूट कैप जो होती है वो कहाँ पर पाई जाती है, तो मेरिस्टेमिक जो जोन होता है या विभाज्योतक जो जोन होता है, उसके अंदर जड़ जो होती है, रूट कैप जिसे अपन कहते हैं, वो पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, फोटोकेमिकल स्मोक इज कनेक्टेड टू, फोटोकेमिकल स्मोक किस प्रदूषण से यहाँ पर जुड़ा हुआ है, लैंड से, नॉइज से, एयर से या वाटर से, तो फोटोकेमिकल स्मोक यहाँ पर जुड़ा हुआ है एयर पोल्यूशन से। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, अगर फोटोकेमिकल स्मोक पूछे तो ये हमारा एक टाइप का एयर पोल्यूशन हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, व्हाट इज कॉल्ड एन एक्सट्रीमली डेंस फॉरेस्ट, अत्यंत सघन वन किसे कहा जाता है, जिसका घनत्व 70% से ज़्यादा होगा, जिसका घनत्व 90% से ज़्यादा होगा, या जिसकी जो डेंसिटी है मोर देन 60% होगी, या फिर मोर देन 55% होगी। तो यहाँ पर एक क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है कि जिस एरिया में बोल सकते हैं कि वृक्षों की संख्या या उसकी जो डेंसिटी है मोर देन 70% होगी, उसको हम लोग सघन वन के रूप में कंसीडर करेंगे, या फिर डेंस फॉरेस्ट के रूप में कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 अपना करेक्ट हो जाएगा। देखो, सबसे पहला जो कैटेगरी है वेरी डेंस फॉरेस्ट है, मतलब पूरा घना जंगल है। दूसरा मॉडरेटली है कि हाँ थोड़े बहुत रास्ते हैं जिस पर जाया जा सकता है। फिर ओपन फॉरेस्ट है, कहीं पर है वृक्ष, कहीं पर नहीं है, कहीं पर खुला हुआ एरिया है। और लास्ट वाला जो आपको डायग्राम दिख रहा है वो मैंग्रोव है। ठीक है, जो बिल्कुल पानी के समीप यहाँ पर रहेंगे, मैंग्रोव वनस्पति। ठीक है, तो किसी जंगल को बहुत घना तब माना जाता है यदि उसका घनत्व 70% या फिर उससे ज़्यादा हो। तो बेसिकली जो हमारा बोल सकते हैं फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय वन सर्वेक्षण है, ये छत्र घनत्व के आधार पर जंगलों को श्रेणियों में बांटता है। ठीक है, तो बहुत घना 70% से ज़्यादा, मॉडरेट या मध्यम बोले तो 40 से 70 के बीच में, खुला 10 से 40 के बीच में, और जो झाड़ियाँ रहेगी वो 10% से कम रहेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, इग्लू क्या होते हैं, बर्फ से बना हुआ घर है, पत्थर से बना हुआ घर है, लकड़ी से बना हुआ या फिर कंक्रीट से बना हुआ। तो बेसिकली इग्लू होता है अपना बर्फ से बना हुआ घर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषण में योगदान देता है, सेकेंडरी पोल्यूशन में योगदान यहाँ पर क्या होगा। देखो, अब पोल्यूटेंट जो होते हैं दो प्रकार के हो सकते हैं, प्राइमरी होता है और सेकेंडरी होता है। प्राइमरी जो नेचुरली अवेलेबल है एटमॉस्फेयर में, ठीक है, या फिर किसी कारणवश हो रहा है बट वो एक नेचुरल, वो सिंगल है। ठीक है, और सेकेंडरी जो वायुमंडल में जो गैसेस अवेलेबल है उनके कॉम्बिनेशन से, उनके संयोग से यदि बन रहा है तो वो अपना क्या हो जाएगा, सेकेंडरी हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इसमें पूछा है कि इन चारों में से आपका सेकेंडरी कौन सा होगा। देखो, Br2 और Cl2 की बात करें तो ये तो नॉर्मली है, एक है हमारा NO2, है ना, और पहला ऑप्शन है हमारा HNO3। ठीक है, तो इसमें सेकेंडरी जो है अपना HNO3 है। बेसिकली ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है और वायुमंडल में उपस्थित नमी या वाटर है, उसके संयोग से HNO3 बनता है, और एक प्रकार की प्रदूषणकारी पदार्थ भी हो गया। तो HNO3 अपना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज नाइट्रिक एसिड। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और पानी के संयोग से ये यहाँ पर मिलकर बनता है। ओके, क्लियर है यहाँ तक। इसके बारे में आप चाहें तो थोड़ा सा अपन देख सकते हैं, एक डिफरेंस देख लो। जैसे प्राइमरी पॉल्यूटेंट में अपना सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ये प्राइमरी है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, मर्क्यूरी हो गया। सेकेंडरी में अपना एसिड रेन, ओजोन हो गया, फोटोकेमिकल ऑक्सीडेशन हो गया। अब कैसे कैटेगराइज किया जाए प्राइमरी और सेकेंडरी को, तो अगर एमिशन की बात करें तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट जो है डायरेक्टली एमिट यहाँ पर किए जाते हैं। ठीक है, और सेकेंडरी क्या होता है, इनडायरेक्ट यहाँ पर होते हैं।
इफेक्ट ऑन लिविंग थिंग, प्राइमरी पॉल्यूटेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, और सेकेंडरी की बात करें तो सेकेंडरी डायरेक्टली मनुष्य को यहाँ पर या जितनी भी सजीव चीज़ें हैं, लिविंग थिंग है, उनको डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। स्टेबिलिटी की बात करें तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट अनस्टेबल होते हैं, सेकेंडरी वाले स्टेबल यहाँ पर रहेंगे। डायरेक्ट टारगेट की बात करें तो ये सजीव जाति जो है उसको ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, और सेकेंडरी पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो है, जस्ट लाइक एसिड रेन हो गई, सब चीज़ों को, ताजमहल को अफेक्ट कर रही है, पूरे के पूरे इकोलॉजिकल सिस्टम को ये अफेक्ट करेगी। हाउ टू रिड्यूस, प्राइमरी को कैसे कम किया जा सकता है, जो हम लोग यहाँ पर देखें कि एंथ्रोपोजेनिक एमिशन होता है, हम लोग उसको क्या करें, कम करें, कम से कम चीज़ों का प्रयोग करके हम लोग उसको रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट को रिड्यूस करना मुश्किल है, क्योंकि कई गैसों के मिक्सचर से वो मिलकर बना होता है, तो कहीं ना कहीं पूरी प्रोसेस को कंट्रोल करना बोल सकते हैं थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, हैवी मेटल्स वगैरह सब कुछ अपने CO वगैरह प्राइमरी के अंदर आ जाएंगे, O3 हो गया, पेन हो गया, एसिड रेन हो गया, एनरिचमेंट कंपाउंड्स हो गए, ये सब किसके अंदर आ जाएंगे, सेकेंडरी के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको देखना है HNO3 कैसे बनता है, तो नाइट्रिक एसिड दैट इज HNO3 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ पानी की प्रतिक्रिया से यहाँ पर निर्मित होता है। तो बेसिकली नाइट्रिक एसिड एक प्रकार का मजबूत गहराला जहरीला खनिज एसिड यहाँ पर होगा, कई सारे संचारक गुण यहाँ पर इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से इस पेपर के सारे क्वेश्चंस प्लस कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। ओके, सो सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। इसके आगे के क्वेश्चंस हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। बाकी आप EVS का पूरा जो प्लेलिस्ट है उसको विजिट कर लेना, जिसमें सारे ही सेशंस आपको लाइन से, सारी ही शिफ्ट के पेपर लाइन से आपको मिल जाएंगे, सारे ही स्टेट के पेपर आपको EVS के अंदर मिल जाएंगे। ओके, चलिए तो क्लास को ओवर करते हैं, साथ ही कंप्लीट कोर्सेज भी अवेलेबल हैं जिसे आप डायरेक्टली ज्वाइन कर पाएंगे। ओके, चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।